नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्मार्ट स्टडी में। और आज आप सबके सामने एक टॉपिक लेकर के ये वीडियो बनाया जा रहा है। और ये टॉपिक सामान्य तौर पर कभी कभी चर्चा में आता है, लेकिन चूँकि परीक्षाओं में कहीं से भी प्रश्न बन सकते हैं, तो मैंने इस टॉपिक को महत्वपूर्ण समझा है। और इस बोर्ड पे इस टॉपिक से संबंधित जितने भी इन्फॉर्मेशन है, लगभग सभी इन्फॉर्मेशन को, सभी कंटेंट को शामिल करने की कोशिश की है। तो ये टॉपिक है CIC दैट मीन्स सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन। जैसा कि बोर्ड पर लिखा है कि सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन, इसको हम शॉर्टकट में कह रहे हैं CIC। इस लेक्चर वीडियो में हम CIC के यानी कि सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन, केंद्रीय सूचना आयोग के से संबंधित जितने भी प्रश्न हमारे मन में हैं कि कौन चीफ जो सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर वो कौन है, कब से उनका कार्यकाल है, उनका अपॉइंटमेंट किस तरह से होता है, उनको कौन उनके पद से हटा सकता है, और उनका जो सैलरी है वो कितना होता है, और उनके जो अपॉइंटमेंट कमेटी होती है वो किस तरह से होती है, उनको कौन शपथ दिलाता है, ये सारे प्रश्नों का जवाब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, पूरा देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन, सबसे पहला सवाल हमारे दिमाग में ये आता है कि यह किस तरह की संस्था है। क्या इस संस्था का मेंशन जो है वो हमारे संविधान में है या नहीं है। बाद में इसको किसी नोटिस के द्वारा, किसी गजट ऑफिशियल गजट द्वारा इसको बनाया गया। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, आइए पॉइंट वाइज करके समझते हैं कि ये जो सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन है, इसको इस्टेब्लिश किया गया, इसको स्थापित किया गया, इसको बनाया गया हमारे उस समय 2005 में सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। यानी 2005 में UPA की सरकार थी। उस UPA गवर्नमेंट द्वारा हमारे देश में एक लंबे समय से चूँकि भ्रष्टाचार मुक्त की बातें चल रही थी, तो हमारे नागरिकों को सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ था 2005 में। उसी के प्रोविज़न के अंडर में, उसी के प्रावधानों के अंतर्गत चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन की गठन होता है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा होता है। तो पहला पॉइंट हमने समझने की कोशिश की कि ये जो है इसका इस्टेब्लिशमेंट, इसकी स्थापना 2005 में होता है और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा होता है। पहला बात। दूसरी बात इसमें ये है कि ये जो सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन है, इसका गठन किसके प्रावधानों के अंतर्गत होता है। अभी हमने डिस्कस किया कि इसका जो गठन होता है वो RTI एक्ट, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन का गठन होता है थ्रू एन ऑफिशियल गजेट नोटिफिकेशन। यानी कि एक ऑफिशियल गजेट निकाल करके, एक नोटिस निकाल करके, और इस तरह से सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन का गठन कर दिया जाता है। हमने यहाँ पर चर्चा किया राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के बारे में। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो एक नियम कानून आया, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानून था। इस कानून के अंतर्गत हम सरकारी ऑफिस या सरकारी कार्य से संबंधित कोई भी इन्फॉर्मेशन हम सरकार से मांग सकते हैं। RTI फाइल करके हम मांग सकते हैं, सरकार देती है। और RTI एक्ट का जो दायरा है वो पूरे देश में है। लेकिन जब अनुच्छेद 370 हटाया गया उसके पहले, यानी कि अगस्त 2019 से पहले जम्मू कश्मीर
इसके अंतर्गत शामिल नहीं था RTI एक्ट के तहत। लेकिन अब ये जो RTI एक्ट है वो ऑल्सो अप्लाइड इन जम्मू एंड कश्मीर सिंस अगस्त 2009। यानी कि ये जो अगस्त 5, 2019 को जम्मू कश्मीर से जो धारा कंट्रोवर्शियल धारा थी 370 उसको हटाया गया, और वहाँ से हटाने के बाद वहाँ के जो प्रशासनिक ढांचा है उसमें कुछ बदलाव हुआ, वो भी सामान्य राज्य की तरह हो गया। तो वहाँ पर भी अब RTI एक्ट लागू है। तो इस तरह से हमने दूसरा पॉइंट ये समझा कि जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है उसका गठन जो होता है वो RTI एक्ट के तहत, उसके प्रावधानों के तहत एक ऑफिशियल गजेट नोटिफिकेशन निकाल करके और इस संस्था का स्थापना कर दिया जाता है। तो परीक्षाओं में कई सेंटेंस दे दिए जाते हैं और उसमें हमको जो है देखना होता है कि इसमें कौन सा सेंटेंस सही है, कौन सा सेंटेंस नहीं है सही है। अब यहाँ से एक बात और निकल के आता है कि जब इसका गठन ऑफिशियल नोटिफिकेशन गजट निकाल करके किया गया तो क्या यह एक संवैधानिक संस्था इसको कहा जा सकता है? नहीं कहा जा सकता। यह एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होता है? जैसा कि यहाँ पे लिखे हैं कि CIC सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जो होता है एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं होता है, नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। अब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का कुछ एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी संवैधानिक संस्था इलेक्शन कमीशन है, जैसे फाइनेंस कमीशन है। तो ये सारी संस्थाएं जो हैं उसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कह सकते हैं, संवैधानिक संस्था कह सकते हैं। क्यों? इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इन सभी संस्थाओं का जिक्र हमारे संविधान में उस समय कर दिया गया है। यानी कि जिन संस्थाओं का मेंशन, जिन संस्थाओं के बारे में हमारे संविधान में डिस्क्रिप्शन मिलता है, डिस्क्राइब मिलता है, उससे संबंधित कोई अनुच्छेद मिलते हैं, तो ये कहा जाता है कि यह कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। यानी कि सिंपल शब्दों में कहें तो संवैधानिक संस्था उस संस्था को कहते हैं जिस संस्था का जिक्र संविधान में है, उसके लिए कोई ना कोई प्रोविज़न है, उसके लिए कोई ना कोई धारा, अनुच्छेद, आर्टिकल है। जैसे अगर हम बात करें इलेक्शन कमीशन की, तो इलेक्शन कमीशन के लिए एक अनुच्छेद बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, अनुच्छेद 324, आर्टिकल 324। आर्टिकल 324 में सारी चीज़ें इलेक्शन कमीशन के बारे में बताई गई हैं कि वो किस तरह से इलेक्शन को कराएगा और किस तरह से कौन कौन से पावर होंगे, किस तरह से कंट्रोल करेगा। तो ये सारी बातें जो है इलेक्शन कमीशन के संबंध में अनुच्छेद 324 में हमारे संविधान में कर दिया गया है, यानी कि इसका जिक्र संविधान में ही है। तो इस तरह से हम कहेंगे कि इलेक्शन कमीशन जो है वो एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इस तरह से हमारा जो ये सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। तो कई बार हमारी परीक्षाओं में ये वाक्य आ जाता है कि इसमें सही गलत देखिए या कोड के हिसाब से इसको फिक्स कीजिए कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन एक संवैधानिक संस्था है। तो हम यहाँ पे जान चुके हैं कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन एक संवैधानिक संस्था नहीं है, यानी कि इसका जिक्र संविधान में नहीं है, इसके लिए कोई अनुच्छेद तय नहीं है कि इस अनुच्छेद के अंदर इस सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पर हमने ये पॉइंट जाना कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। चलते हैं आगे। अब इसका काम क्या होता है? सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का गठन तो केंद्र सरकार ने RTI एक्ट 2005 के अंदर में कर दिया, एक नोटिफिकेशन निकाल करके। लेकिन अब इसका काम क्या है ये जानना जरूरी है। तो इसका काम क्या है कि जो भी सरकारी ऑफिसेज हैं या किसी भी तरह से भ्रष्टाचार से संबंधित कोई बातें हैं, तो भ्रष्टाचार से संबंधित कंप्लेन को सुनना या जो भी अपील आते हैं उसको सुनना और उसके अनुसार उस व्यक्ति, उस संस्था या भ्रष्टाचार में लिप्त संस्था या व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करना, ये इसको अधिकार है। तो यहाँ पे स्पष्ट लिखा गया है कि लुक्स इनटू कंप्लेंट्स मेड
टू इट एंड डिसाइड द अपील्स। तो हमने ये जाना कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का सामान्य तौर पे जो काम है वो क्या होता है, तो भ्रष्टाचार से संबंधित कंप्लेन को सुनना और जो भी अपील है उसको सुनना और उसका लिए एक्शन लेना, ये इसका काम होता है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन का, CIC का। अब हमारे मन में एक प्रश्न आता है कि इसका कंपोजिशन क्या है, मतलब कि इसमें कौन कौन से लोग होते हैं। तो इसके कंपोजिशन के बारे में हम देखें तो इसमें जो होते हैं वो एक चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन, यानी कि इसके जो हेड होते हैं उनको कहा जाता है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, यानी कि एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं और भी मेंबर होते हैं इंफॉर्मेशन कमिश्नर के नाम से। लेकिन इसमें ये क्या है कि नॉट मोर देन 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स, यानी कि 10 से अधिक इंफॉर्मेशन कमिश्नर नहीं होते हैं। तो इस संस्था के बारे में हमने जाना कि एक टॉप लेवल पे जो होते हैं वो इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं और 10 से अधिक इंफॉर्मेशन कमिश्नर नहीं हो सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि CIC यानी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर का जो कंपोजिशन है, बनावट है, इसमें कौन कौन से होते हैं, ये सारे होते हैं। अब दूसरा सवाल हमारे मन में ये आता है कि ये जो कमिश्नर हैं इंक्लूडिंग 10 नॉट मोर देन 10 कमिश्नर्स, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, इनको अपॉइंट कौन करता है, इनकी नियुक्ति कैसे होती है, किस तरह से होता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो लेट अस डिस्कस। इसमें जितने भी इंफॉर्मेशनल कमिश्नर होते हैं और ये होते हैं, इनका जो इलेक्शन जो होता है, अपॉइंटमेंट जो होता है, वो होता है एक कमेटी के द्वारा। अब एक कमेटी का गठन होता है, इस कमेटी में कौन कौन लोग होते हैं ये जानना जरूरी होता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये जो इनका अपॉइंटमेंट होता है वो प्रेसिडेंट के द्वारा होता है। इनको जो शपथ दिलाते हैं वो प्रेसिडेंट दिलाते हैं और अपॉइंट भी प्रेसिडेंट ही करते हैं। लेकिन इस कमेटी की सलाह पर, यानी जो कमेटी बनाई गई है इनके अपॉइंटमेंट के लिए, वो कमेटी पहले रिकमेंडेशन देती है, सलाह देती है कि इस व्यक्ति को चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बनाया जाए, इंफॉर्मेशन कमिश्नर बनाया जाए। तो उस कमेटी के रिकमेंडेशन पर ही प्रेसिडेंट जो है उस व्यक्ति को अपॉइंट कर देते हैं। अब उस कमेटी में कौन कौन लोग होते हैं, तो उस कमेटी में हमारे देश के प्रधानमंत्री और उस कमेटी के वो चेयरपर्सन होते हैं, उसकी अध्यक्षता करते हैं। यानी कि चीफ इंफॉर्मेशनर कमिश्नर की जो नियुक्ति होती है एक कमेटी के द्वारा होती है और उस कमेटी में 3 मेंबर होते हैं और उस मेंबर की जो अध्यक्षता करते हैं वो देश के प्राइम मिनिस्टर करते हैं, वो चेयरपर्सन होते हैं। दूसरे मेंबर के तौर पे लीडर ऑफ अपोजिशन, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे पार्लियामेंट में 2 हाउस हैं, एक लोअर हाउस है, एक अपर हाउस है। तो जो लोअर हाउस है उसको बोला जाता है लोकसभा। लोकसभा के जो लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं, राज्यसभा के नहीं, लोकसभा के जो लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं। यानी कि पहले प्रधानमंत्री जो कि इस कमेटी के चेयरपर्सन होते हैं और दूसरे लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा नॉट राज्यसभा, और तीसरे ए यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय PM, यानी कि प्रधानमंत्री एक अपने कैबिनेट में से, अपने मंत्रिमंडल में से एक मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं, नॉमिनेट करते हैं। ये तीनों लोग मिल करके जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हैं उनकी नियुक्ति ये लोग कर देते हैं। तो ये तो हमने समझा कि जो इंफॉर्मेशनल कमिश्नर होते हैं उनकी नियुक्ति किस प्रकार से होती है। एक कमेटी के द्वारा होती है जिसमें PM होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा होते हैं और एक मिनिस्टर होते हैं जिनको नॉमिनेट किया जाता है प्राइम मिनिस्टर। अब भाई नॉमिनेट हो गए, लेकिन कौन ऐसे लोग हैं जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर बनने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। कुछ ना कुछ एलिजिबिलिटी होनी चाहिए
कि योग्यता क्या निर्धारित किया गया है। तो योग्यता निर्धारित में उस व्यक्ति को पब्लिक लाइफ में एक्सपर्ट होना चाहिए, उस व्यक्ति को या तो कानून का एक्सपीरियंस हो और उसका वाइड नॉलेज हो, या साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो वो व्यक्ति, या सोशल जो सर्विस है उसमें उनका विशेष योगदान रहा हो, मैनेजमेंट के फील्ड में, जर्नलिज्म के फील्ड में, मास मीडिया के फील्ड में, या एडमिनिस्ट्रेशन के फील्ड में, या गवर्नेंस के फील्ड में। ये जितने भी पॉइंट हमने गिना है, इन सभी पॉइंट में से अगर किसी से रिलेटेड उनके पास वाइड नॉलेज एंड एक्सपीरियंस है तो इसके आधार पर उस व्यक्ति को जो है इस कमेटी के द्वारा रिकमेंडेशन दिया जाता है प्राइम मिनिस्टर को, और प्राइम मिनिस्टर जो है उस व्यक्ति को अपॉइंट कर देते हैं, शपथ दिला देते हैं। इस तरह से हो जाता है। अब थोड़ी छोटी छोटी सी बातें हैं इंफॉर्मेशन कमिश्नर के बारे में कि आखिर वो कितने साल तक काम करते हैं, उनका कार्यकाल क्या होता है, उनका टेन्योर क्या होता है। तो इसमें जो बातें हैं वो है, उनका जो टेन्योर होता है वो 5 ईयर्स का होता है एंड 65 ईयर्स। मतलब 65 ईयर्स का मतलब होता है कि एज, यानी कि 65 साल उम्र 5 साल काम कर सकते हैं, नहीं तो 65 साल। इनमें से जो पहले हो जाए, या तो 5 साल पहले हो जाए तो वो उनका कार्यकाल खत्म हो जाता है, या 65 साल एज हो गया है तब उनका कार्यकाल खत्म हो सकता है। तो ये 5 ईयर्स और 65 ईयर्स विच एवर इज अर्लियर, जो पहले हो जाए। इनके बारे में खास बात ये है, महत्वपूर्ण बात ये है कि इनका जो होगा रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा। मतलब जो व्यक्ति एक बार इंफॉर्मेशन कमिश्नर बन गया और फिर वो दोबारा आके कहे कि फिर से हमको बना दीजिए, या फिर से उसके ही नाम का रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट को दिया जाए, तो ये चीज़ें संभव नहीं है। यानी कि उस व्यक्ति का रीअपॉइंटमेंट एज ए इंफॉर्मेशन कमिश्नर के रूप में नहीं हो सकता है, तो नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। नेक्स्ट बात है कि भाई हमने देखा कि जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर है उनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा होता है। तो भाई जब अपॉइंटमेंट है, अगर वो पद पे रहते हुए किसी तरह का मिसबिहेवियर करते हैं या इनएलिजिबल हो जाते हैं, अयोग्य है काम करने में, समर्थ नहीं है, तो इस आधार पर उनको उनके पोस्ट से रिमूव भी किया जा सकता है, और ये काम होता है प्रेसिडेंट के द्वारा। द प्रेसिडेंट कैन रिमूव एनी इंफॉर्मेशन कमिश्नर, यानी कि कोई भी इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं, चाहे चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हो या अदर इंफॉर्मेशन कमिश्नर हो, उनको जो है प्रेसिडेंट जो है उनके पद से हटा सकते हैं। एक छोटा सा बात ये है कि जो इनका सैलरी वगैरह क्या होता है, तो इनका सैलरी और जो भी अलाउंसेज होता है और अदर सर्विस कंडीशंस होता है वो इक्वल होता है इलेक्शन कमीशन के जो भी कमिश्नर होते हैं उन्हीं के इक्विवेलेंट इनका भी सैलरी होता है, और इनका जो अदर सर्विस कंडीशन होता है वो होता है। तो अगर सैलरी की एग्जैक्ट बात ही करें तो सैलरी इनका जो होता है वो 2.5 लाख पर मंथ होता है। उसके बाद से अदर जो उनका चार्ज होता है वो होता है। तो इस तरह से बहुत ही चीज़ों को जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है उनसे संबंधित बातें हमने इसमें एक एक पॉइंट करके डिस्कस किया। तो कहीं ना कहीं इसमें से एक भी पॉइंट के से क्वेश्चन बन सकता है, तो हर एक पॉइंट इसमें इम्पोर्टेंट है। और अभी अगर बात करें तो वर्तमान में जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं वो उनका नाम है यशवर्धन कुमार सिन्हा, और ये इनका जो कार्यकाल है शुरू हुआ है वो 7 नवंबर 2020 से हुआ है। ठीक है, तो ये सारी बातें जो हैं सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर के द्वारा सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के संबंध में बातें हैं। हमने डिस्कस किया कि उनका टेन्योर कितना होता है, हमने डिस्कस किया कि क्या उनका रीअपॉइंटमेंट हो सकता है, नहीं हो सकता है। हमने डिस्कस किया कि क्या प्रेसिडेंट उनको रिमूव कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। उनका सैलरी क्या होता है, 2.5 लाख होता है, और जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उनके ही इक्विवेलेंट होता है, इनका भी सर्विस कंडीशन। हमने डिस्कस किया ये RTI एक्ट क्या होता है, और इसी के अंडर में हमने डिस्कस किया कि क्या सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। और हमने डिस्कस किया कि इनके जो
कमिश्नर होते हैं उनका जो है अपॉइंटमेंट किस प्रकार से होता है, तो एक कमेटी के द्वारा होता है। उस कमेटी में कौन कौन से लोग होते हैं, तो उस कमेटी में जो होते हैं पीएम होते हैं, चेयरपर्सन, लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा होते हैं, और एक और कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। ये सारी बातें हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। तो आई होप कि आप सभी बिंदुओं को समझे होंगे, और इस वीडियो को 1-2 बार ज़रूर देखिएगा, और अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।